आज 27 क्लास में जो भी क्लास 10वीं के स्टूडेंट है उन सभी का सोशल साइंस का यानी एसएसटी का पेपर है 25 फरवरी 2025 को। आपने से सुना सीबीएसई बोर्ड का यानी कि सामाजिक विज्ञान का है। तो उसके वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ये आपका ऑफिशियल पेपर, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपके सेम रिपीट होकर आएंगे। तो वीडियो एंड तक देख लेना, ठीक है। और आने वाले समय में और भी वीडियो अपलोड की जाएगी क्लास 10th के लिए सीबीएसई बोर्ड के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और पर, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। वीडियो को लाइक करना ताकि हम मोटिवेशन वीडियो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करना। अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर किया करो ताकि आपके फ्रेंड्स भी वीडियो देख उन्हें भी समझ आए कैसे करना सारी चीज़ें, ठीक है। और वो अपनी तैयारी अच्छी करके जाए। तो कर देना शेयर, ठीक है। और एंड तक देखना तभी आप समझ पाओगे। एंड तक देख के जाना अच्छे से, तभी आप पूरा कर पाओगे पेपर और देख पाओगे कैसे करना है, ठीक है। करते वीडियो स्टार्ट। ये आपका ऑफिशियल क्लास 10th का 2025 वाले एग्जाम का यानी कि जो आपका 25 फरवरी को होगा उसके लिए है ये पेपर इंपॉर्टेंट सोशल साइंस का यानी कि सामाजिक विज्ञान का। अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। आपका जो पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा और 80 नंबर का होगा, ठीक है। अब उसके बाद जो जनरल इंस्ट्रक्शंस आते हैं, नहीं सम्मानित सब वो देखते हैं। अब समझो ध्यान से, को पढ़ना चाहिए होता है ताकि आपको पता चले आपका पेपर कितने मार्क्स का होगा, कितने पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखते हैं आपका जो पेपर होगा पूरा प्रश्न पत्र वो 6 खंडों में शामिल है, यानी आपके 6 खंड होंगे पूरे पेपर में, ठीक है। कौन कौन से? ABCDEF, ये आपके 6 खंड होंगे। ABCDEF ये 5 होंगे आपके 6 खंड होंगे, ये 6 खंड समझ के। और इसमें आपके टोटल कितने क्वेश्चन होंगे 6 खंडों में? 37 यानी 37 क्वेश्चन आपके होंगे पूरे पेपर में। एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं होगा। टोटल 37 क्वेश्चन आपके दिए जाएंगे, ठीक है। आप समझो ये 37 क्वेश्चन है, कितने कितने मार्क्स के हैं और कैसे कैसे डिवाइड किए गए हैं। खंड ए ये होगा आपका 1 से 20 तक, प्रत्येक एक अंक के MCQ है, यानी जो खंड ए होगा उसमें 1 से 20 क्वेश्चन होंगे और ये आपके 1-1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। 1 से 20 क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के होंगे और MCQ वाले होंगे। MCQ मतलब यानी इसमें आपको ऑप्शन दिए, यहाँ पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। क्वेश्चन के नीचे आपके पास 4 ऑप्शन होगी, उन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन पे आपको टिक करना है, वो होता है MCQ, ठीक है, 20 मार्क्स के। उसके बाद खंड बी होगा 21 से 24, यानी खंड बी में 21 से 24 क्वेश्चन होंगे और जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा, समझ आ गया। यानी खंड बी होगा वो 2 मार्क्स का होगा। 21 से 24 तक जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे आपके खंड बी में शामिल होंगे, ठीक है। 2-2 मार्क्स के होंगे। अब ये रही बात, ये 2 मार्क्स का है तो कितने लिखना कितने शब्दों में है? तो 40 शब्दों में आपको इसको कंप्लीट करना है, उससे अधिक शब्द नहीं होने चाहिए। अब देखो 2 मार्क्स का है तो आप इसको लिखोगे कितने में? 2 मार्क्स का तो पॉइंट में लिखना। आपको 3 पॉइंट लिख देने हैं, जैसे आप 3 पॉइंट लिख दोगे 2 मार्क्स कंप्लीट, ठीक है। पॉइंटों में लिखना, 101% पूरे मार्क्स देगा। अगर आप यही पॉइंट आप पैसेज में लिखोगे तो आपको 2 नंबर का तो 1 से 1.5 नंबर ही आपको देगा, ठीक है। पॉइंटों में लिखोगे तो 2 के 2 दे देगा, ठीक है। इस प्रकार से खंड सी होगा आपका 25 से 29, यानी जो 25 से 29 तक के क्वेश्चन है वो सारे खंड सी में शामिल होंगे। और जो इसमें एक क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स का होगा। हाँ, आपने से सुना, खंड सी है उसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे 3-3 मार्क्स के होंगे और 25 से 29 तक के क्वेश्चन शामिल होंगे इसमें, ठीक है। और जो इसमें लिखने का है कितने शब्दों में लिखना है, 60 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 3 मार्क्स का आप लिखोगे कितने में, ये तो समझ आ जाएगी। 60 शब्द लिखने कितने में? 3 नंबर का है तो आप पॉइंट में लिखना 4 पॉइंट लिख देना, आपको पूरे 3 नंबर दे दिए जाएंगे, ठीक है। समझ आ गया। 25 से 29 तक के 3 मार्क्स के होंगे और 4 पॉइंट में लिखने हैं ताकि 3 नंबर का तो 3 नंबर दे दें। खंड डी होगा ये 30 से 33, यानी जो 30 से 33 क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन खंड डी में होंगे। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खंड डी, क्योंकि इसमें जो एक क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का होगा। यही आपको ज़्यादा मार्क्स देगा क्योंकि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। खंड डी में टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। यानी 20 मार्क्स का खंड डी रहेगा, ठीक है आपका। इसमें जो लिखना है 120 शब्दों में लिखना है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि 5 नंबर का होता है, खुद ही छोटा छोटा आपने याद किया होता है। 5 नंबर में आप कितना लिखोगे? 120 शब्द। तो 5 नंबर का है, 7 से 8 पॉइंट लिखाना। पॉइंट फिर बता रहा हूँ, पॉइंट में लिख के आना 7 से 8 पूरे 5 नंबर दे देगा, ठीक है। ज़्यादा ज़्यादा 8 पॉइंट तो लिख के आने हैं, ठीक है। उसके बाद खंड ई होगा 34 से 36 तक, यानी जो 34 से 36 क्वेश्चन होंगे खंड ई में शामिल होंगे, ठीक है। और इसमें आपके 3 उप प्रश्नों के साथ केस आधारित प्रश्न होंगे, यानी इसमें क्या बोला गया खंड ई में बोला गया जो आपके 3 क्वेश्चन है 34, 35, 36, 34, 35, 36, ये तीनों आपके खंड ई में शामिल होंगे और ये तीनों के तीनों आपके पैसेज वाले होंगे। आपने सुना पैसेज वाले। इसमें जो एक क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब ये 4 मार्क्स का कैसे होगा? इसमें आपको एक पैसेज दिया जाएगा, मान लो 34 क्वेश्चन नंबर है, ठीक है। इसमें एक पैसेज दे दिया, उसमें आपको 3 आपके क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, दूसरा क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तीसरा 2 मार्क्स का, ऐसे ही डिवाइड होंगे 4 मार्क्स में, ठीक है। उसके आपका आंसर पैसेज में देख के लिख देना है, सिंपल सा है। उसके बाद
खंड एफ, यानी जो आखिरी सेक्शन होगा आपका एफ वाला खंड एफ, वो आपका एक ही क्वेश्चन होगा उसमें 37वां, वही मानचित्र आधारित, यानी मानचित्र का उसमें होगा। और जो मानचित्र होगा ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, ठीक है, और दोनों पार्ट के जो मार्क्स होंगे 5 मार्क्स का होगा, ठीक है, यानी खंड एफ होगा उसमें 37वां क्वेश्चन होगा और 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। और ये 5 मार्क्स के 2 पार्ट में डिवाइड है, पहला है 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का होगा इतिहास की बुक से, आपने इसे सुना, 2 मार्क्स का होगा इतिहास की बुक से, और ये आपका पहले से ही मैप में अंडरलाइन करके दिया होगा, बस आपको उसका नाम लिख देना है, समझ आ क्या। उसके बाद 37वां बी, यही आपका एफ में 37वां क्वेश्चन है, उसका बी पार्ट है, उसमें आपका 3 मार्क्स का होगा, ये 3 मार्क्स का आपको मैप में भरना पड़ेगा, ठीक है, खुद चूज़ करके कि मैप में कहाँ पे है, उस पर पॉइंट डाल के उसका नाम लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये होगा 3 मार्क्स का भूगोल की बुक से, ठीक है, समझ सके, 2 ही बुक्स आएंगे, इतिहास की और भूगोल से, ठीक है। इतिहास वाला तो आपको ऑलरेडी बना ही होगा, बस आपको नाम लिख देना, भूगोल वाले का आपको मैप में देखना है कि कहाँ पे क्या दिया गया है, ठीक है, उसको आपको बनना होगा अंडरलाइन करके, ठीक है, इस प्रकार से समझ आएगा। ये आपका पूरा पेपर है, एक भी पर्सन छोड़ के आने नहीं है, सही से आपको करने हैं, ठीक है, ये बोला गया। आप करते हैं स्टार्ट, ये आपका देख सकते हैं, एक यहाँ पे देख सकते हैं खंड क्या है, जो खंड क्या होगा वो आपका एमसीक्यू होगा 20 मार्क्स का, ठीक है, इस प्रकार से पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपको नीचे दिया गया है, नीचे दिए गए अधिनियम का वर्णन करने वाले सही विकल्पों को पहचानिए, यानी आपको नीचे एक अधिनियम दिया गया है, ये अधिनियम दिए गया है, अधिनियम की विशेषता बताई गई है, ये 3, ये आपको बतानी जो ये विशेषता ही बताई गई है, वर्णन किया गया अधिनियमों के बारे में, वो इनमें से किसका है, ठीक है, ये बताना है। तो यहाँ पे पहला देखते हैं, यह अधिनियम इंपीरियल काउंसिल द्वारा पारित किया गया है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया है, इसने सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की शक्ति दे दी, ठीक है, और इसने सरकार को राजनीतिक के कैदियों को बिना मुकदमे चलाए हिरासत में रखने का अधिकार दिया, यानी इसमें क्या बोला गया, इस अधिनियम में आपको बोला गया जो कैदी है, राजनीतिक कैदी, उनको बिना मुकदमे के उसको हिरासत में लेने का अधिकार दिया गया, ठीक है, और राजनीतिक गतिविधियों को दबाने की शक्ति दी गई, ठीक है, जो गतिविधि होती है, और किसके द्वारा पारित किया गया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा। तो ये कौन सा अधिनियम है आपको बताना है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ना वो पहला ही होगा, ये देखते हैं रोलेट एक्ट, ठीक है, रोलेट एक्ट, ये रोलेट एक्ट ही है जो ये सारे आपको अधिकार देता है, ठीक है, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा, भारत में किस स्थान पर जल संरक्षण के लिए 11वीं शताब्दी की एक कृषि झील है, यानी आपको बताना है कि कौन सी ऐसा क्षेत्र, कौन सा ऐसा स्थान है, दिल्ली, भोपाल, मुंबई, कोल्हापुर, इनमें से ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे जल संरक्षण के लिए 11वीं शताब्दी में कृत्रिम झील है, यानी कौन सी झील, इसमें बताया गया है कि कृत्रिम झील है ना वो कौन से स्थान पर बनाई गई है 11वीं शताब्दी में, आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका बी, भोपाल, यानी भोपाल एक ऐसा स्थान है जहाँ पर 11वीं शताब्दी में कृत्रिम झील का स्थापना की गई थी, ठीक है, भोपाल हो जाएगा करेक्ट। तीसरा, नीचे दिए गए डेटा पढ़े और प्रश्न का उत्तर दीजिए, यानी आपको यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है जब पुरुष और महिला के बारे में बताया गया है, यहाँ पे वर्ग बताया गया है, ठीक है, तो इसमें एक बताना है, क्या बताना है वो देखते हैं। उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की विदेश शैक्षिक उपलब्धि, यानी ये शिक्षा में उपलब्धि किसकी अधिक है, इसमें ये पूछा गया, ठीक है। अभी आप देखते हैं पूछा क्या गया प्रश्न में, ठीक है, यानी आपको यहाँ पे शिक्षा की उपलब्धि बताई गई है कि पुरुषों में कितने अधिक शिक्षित है, ठीक है, महिलाओं में कितने हैं, यही सब आपके बताई गई है। अब यहाँ पे देखते हैं, उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में साक्षरता दर किसकी प्रतिशत सबसे कम है, यानी इसमें बताना है कि इनमें से पुरुष और महिला में से किसकी साक्षरता दर सबसे कम है, ठीक है। इसमें बोला गया पुरुष में, बच्चों में, महिलाओं में या पुरुष महिलाओं में, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो महिला हो जाएगा, ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे दे सकते हैं शिक्षा में सबसे ज़्यादा कम स्तर, कम प्रतिशत किसका है, महिलाओं का, यहाँ पे दे सकते हैं। ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर में महिलाओं का कम है, देख सकते हैं ग्रामीण बच्चों की साक्षरता दर में महिलाओं का कम है, यही से करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे चौथा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संभावित उपायों का प्रतिनिधित्व करता है जो बाघों की आबादी और जैव विविधता पर उत्पन्न खतरों को कम करने के लिए उठाया जा सकता है, यानी आपको इसमें क्या बताना है, आपको इसमें बताना है ऐसे कौन से उपायों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, इसमें बताना है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प संभावित, इसमें से ऐसा कौन सा विकल्प है, यहाँ पे नीचे आपको 4 दिए गए हैं, इन चारों में से ऐसा कौन सा विकल्प है जो बाघों की आबादी, यानी बाघ होते हैं ना उनकी आबादी और जो जैविक विविधता के खतरे होते हैं उसको कम करते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा उपाय हमें बताना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, शिकार पर प्रतिबंध लगाना, उनके आवासों को कानूनी संरक्षण देना, ठीक है, और वन्य जीवों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाना। पहला, वन क्षेत्रों में जनता की जाने पर रोक,
तीसरा वन जीव अभयारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, और चौथा वनों को आरक्षित एवं संरक्षित वनों में परिवर्तित करना। ठीक है, इनमें से ऐसा कौन सा है, और नीचे आपको विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। कथन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये सही है। कैसे? फर्स्ट में क्या बोला गया है, शिकार पर प्रतिबंध लगाना एकदम सही है, अगर वो शिकारी नहीं होगा तो बाघ सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, यही करेक्ट है। उसके बाद दे सकते हैं तीसरा, उसके बाद कौन सा है तीसरा, यहाँ पे देख सकते हैं वन्य जीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, यानी वन्य जीवों का संरक्षण करना, उसके लिए उद्यान बनाना ताकि वो सुरक्षित रह सके, एकदम सही है। ठीक है, और वनों को आरक्षित करना, इसकी बात जब पेड़ बचे रहेंगे तभी तो बाघ बचे रहेंगे। ठीक है, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, तीसरा, चौथा। ये इसमें आप यहाँ पे दिया हुआ है ना, डी है पहला, तीसरा, चौथा, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल। पाँचवां, जब यूरोप के कई देशों ने मिलकर यूरोपीय संघ का गठन किया तो डैश को इसके मुख्यालय के रूप में चुना गया, यानी जो मुख्यालय है वो कौन सा चुना गया था, कहाँ चुना गया था, आपको ये बताना है। ठीक है, यानी जो यूरोप के कई देशों ने मिलकर, यानी यूरोप के जो बहुत सारे देश थे उन्होंने मिलकर यूरोपीय संघ का गठन किया। जो संघ का गठन किया ना यूरोपीय संघ का, वो कहाँ पे किया, उसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है, ये बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, उसका करेक्ट आंसर होगा ए। ठीक है, ब्रसेल्स, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, उसके बाद देख सकते छठा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुसंख्यकवाद और सत्ता की साझेदारी के बीच सटीक अंतर करते हैं, यानी आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा है जो बहुसंख्यकवाद और सत्ता की साझेदारी के बीच अंतर को सही रूप से स्पष्ट करता है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, क्योंकि बहुसंख्यकवाद बहुसंख्यक समुदायों के प्रभावों पर जोर देता है, एकदम सही है। जैसे कि सबसे ही ज्ञात होता है बहुसंख्यकवाद बहुत सारे समुदायों को प्रभुत्व पर जोर देता है। ठीक है, बहुसंख्यक बहुत सारे समूह, ठीक है, इस प्रकार से। और जब सत्ता का बंटवारा, विभिन्न समूहों के बीच सत्ता के बंटवारे पर जोर दिया जाता है, साझे के बीच सत्य, ठीक है, साझेदारी की होती है समान रूप से बंटवारा, तो ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख सकते हैं सातवां दो कथन दिए हो गए हैं, एक तो अभी आपको अभिकथन दिया गया और कारण दिया गया है। ठीक है, कारण, अभिकथन और कारण को आप बताना है वो सही है कि नहीं एक दूसरे में। ठीक है, यही आपको बताना है। दावा, पहले आपका देखते हैं अभिकथन, दावा क्या किया गया है, दावा किया गया है लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित है। जो लोकतंत्र है ना वो राजनीतिक समानता पर आधारित है कि वो सभी को समान देखता है। ठीक है, समानता से देखता है इस प्रकार से। और कारण क्यों, क्योंकि प्रतिनिधित्व को चुनने में सभी व्यक्तियों का समान अधिकार होता है, एकदम सही है। लोकतंत्र में क्या होता है, जो जनता होती है वह अपने द्वारा खुद ही प्रतिनिधित्व को चुनती है, उनके पास अधिकार होता है कि समान अधिकार होता है कि वह अपने वोट देकर चुन सके अपने प्रतिनिधि को, इस प्रकार से। तो ये दोनों ही सही है, एक दूसरे को सही रूप से स्पष्ट कर रहा है, तो इसमें हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, और आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते ही समझ आ जाएगा। उसके बाद आठवां, राहुल के पास कपास की एक बोरी है। ठीक है, और लेकिन उसने गेहूँ की जरूरत है, यानी राहुल के पास कपास की बोरी है लेकिन उसे गेहूँ चाहिए, और अनुज के पास गेहूँ है और उसके पास एक बोरी है। ठीक है, उसको कपास की जरूरत है, यानी राहुल है और ये है राहुल और अनुज। ठीक है, राहुल को चाहिए गेहूँ की जरूरत है, राहुल को गेहूँ की जरूरत है लेकिन उसके पास है कपास की बोरी, और जो अनुज है उसके पास गेहूँ की बोरी है लेकिन उसी है कपास की। तो इस स्थिति में दोनों अपने माल का आदान प्रदान कर सके, आवश्यक के लिए ऐसी संयोग के अभाव में वह अपने मालों का आदान प्रदान नहीं कर सकते। निम्नलिखित में कौन सबसे अच्छा तरीका विकल्प होगा जो वस्तु के पारस्परिक आदान प्रदान का वर्णन करता है और वस्तुओं के आदान प्रदान को समाप्त करता है, यानी आपको बताना है कि ये दोनों कैसे एक दूसरे को ये सामान दे कि उसका आदान प्रदान को समाप्त किया जाए, इसमें ये बताना है। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डी, चाहत का दोहरा संयोग पैसा, यानी वह एक दूसरे को जो अपना सामान है वो पैसे के जरिए बांट दे ताकि उसमें भी कोई आदान प्रदान वो खत्म हो जाए। ठीक है, यानी सामान के बदले सामान ना हो, यानी पैसे के जरिए वो आपको दे दे। ठीक है, इसलिए हो जाएगा डी करेक्ट आंसर। नौवा, आप एक ऐसे देश के नागरिक हैं जहां सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है, नहीं वहाँ जहाँ पे लोकतंत्र है। ठीक है, और आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आपके देश में सत्ता साझेकरण की प्रणाली प्रभावी हो और सरकार की किसी भी एक शाखा के पास पूर्ण शक्ति ना हो, यानी आप यहाँ पे क्या बोला गया, आप एक ऐसे देश के नागरिक है जहाँ पे लोकतंत्र का रूप है। ठीक है, लोकतंत्र स्थापित है, और आप वहाँ पर यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि जो आपका देश है वो सत्ता साझेकरण की प्रणाली को प्रभावी हो, यानी वहाँ पे जो सत्ता साझेकरण वो अधिक हो, लेकिन वहाँ पे जो सरकार है उसके पास उसकी एक शाखा, यानी सरकार की एक ऐसी शाखा जिसके पास सभी अधिकार प्राप्त ना हो। ठीक है, इसमें ये बोला गया है। तो निम्नलिखित ऐसा कौन सा उपाय जो इस लक्ष्य को सर्वोत्तम रूप से पूरा करता है, यानी आपको इनमें से ऐसा उपाय बताना है
कि जो इस लक्ष्य को पूरा करे कि जो सत्ता साझीकरण है ना उसको प्रभावी बनाए और जो अधिकार है वो किसी एक शाखा के पास ना हो। इनमें से ऐसा कौन सा उपाय है, हमें ये बताना है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका शाखा के बीच शक्ति की अलग अलग किया गया है। प्रत्येक शाखा की अपनी जिम्मेदारी हो सकती है, नहीं सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इन तीनों के पास अपने अलग अलग है, यानी एक दूसरे के लिए एकजुट है। विधायिका क्या करती है, कानून बनाती है। कार्यपालिका ठीक है इस प्रकार से बोला है। न्यायपालिका उसमें संतुलित रखती है, ठीक है, यानी न्याय को देखते हैं इस प्रकार से कि ढंग से पूर्वक यानी सही तरीके से उसका पालन किया जा रहा है कि नहीं, यही सब आपके होते हैं, ठीक है, यानी यही तीन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है सी। ये बात 10वां में आपको ये मानचित्र दिया होगा, ये मानचित्र इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे नीचे मानचित्र नहीं होगा, ये पेंटिंग होगी। हो सकता है मानचित्र भी दिया जाए, हो सकता है आपको एक मानचित्र भी दिया जा सकता है, बाकी ये आपकी पेंटिंग है, ठीक है। यहाँ पे देखते आपको एक पेंटिंग दी हुई है, आपको बतानी है ये पेंटिंग कौन सी है, ठीक है, ये पेंटिंग कहाँ की है आपको ये बतानी है। ये पेंटिंग इंपॉर्टेंट है, आपको बतानी है ये पेंटिंग कहाँ की है। अब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना कि वो हो जाएगा ये फ्रैंकफर्टर संसद, यानी ये संसद की है, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसी प्रकार से चित्र दे दिया जाएगा, ठीक है। आपको बताने जो ये पेंटिंग है, जो ये चित्र दिया गया है, ये किस चीज़ का है। अब नीचे आपको ऑप्शन दिए गएंगे, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ पे दे सकते हैं बाकी ये दृष्टिबाधित हो, यानी जिनके दृष्टिबंधित होते हैं ना, जिसकी आंखें खराब होती है या फिर शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये उनके लिए क्वेश्चन होता है। नीचे वाले ये आपको नहीं करना होता, जो ठीक होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, ओक के पत्तों का मुकुट निम्न में से किसका प्रतीक है, यानी जो ओक के पत्ते है ना उसका मुकुट किसका प्रतीक है, तो वो होता है साहस का प्रतीक, ठीक है। ये उसके बाद 11वां, निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त कथनों की पहचान करके वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विदेशी व्यापार खोलने के प्रभावों का मूल्यांकन कीजिए। अब आपको इसमें मूल्यांकन ये करना है कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर जो विदेशी व्यापार है ना उसको खोलने के प्रभावों का मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिया गया है, बाजारों में वस्तुओं की पसंद बढ़ जाती है, ठीक है, सही बात है। दो देशों के निर्माण अपने स्थानों के बीच की दूरी के बावजूद एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करते हैं, ठीक है, और इस प्रकार विदेशी व्यापार के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ा जाता है और यहाँ बाजारों का एकीकरण किया जाता है, यानी जो सभी देश के होते हैं उन बाजारों को जोड़ा जाता है, एकीकरण किया जाता है। और चौथा, उत्पाद की गुणवत्ता हमेशा अच्छी होती है, ठीक है, ये बोला गया है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, कि पहला, दूसरा, तीसरा ये तीनों चीज़ सही है कि जो बाजार में वस्तुओं की पसंद बढ़ जाती है, यानी जो वैश्विक अर्थव्यवस्था होती है जब उसमें विदेशी व्यापार जब खोलने के प्रभाव होते हैं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, यानी जो विदेशी व्यापार होते हैं ना जब वो मिल जाते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसमें यही प्रभाव पड़ता है कि जो वस्तुओं की पसंद है वो बढ़ जाती है और जो दो देश होते हैं उसमें जो जो निर्माण होता है, जो स्थानों के बीच की दूरी है वो कम हो जाती है, ठीक है। यानी इसमें क्या बोला गया, एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करता है, यानी जो दो देश, जैसे कि एग्जाम्पल के मान लो दो दुकानें एक ही सामान बेच रही है तो वही प्रतिस्पर्धा है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक कम कीमत पर दे रहे, एक ज़्यादा पर, ये प्रतिस्पर्धा होगी, ठीक है। उसके बाद तीसरा, इसमें क्या होगा, बाजारों का एकीकृत किया जाएगा, ठीक है, सभी बाजारों को जोड़ा जाएगा, यही हो जाएगा, यही तीन इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद 12वां, कथन को पूरा करने के लिए सुधार विकल्प चुनिए, यानी आपको इस कथन को यहाँ पे दिया गया ना, इस कथन को पूरा करना है, इसमें से बतानी कथन में क्या भरा जाएगा, इसमें से पढ़ते क्या बोला गया, यदि कोई सरकार अपने नागरिकों को निर्णय की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन प्रदान करती है तो यह डैश है, ठीक है। आपको क्या बोला गया, इसमें बोला गया कोई सरकार अपने नागरिक को यह निर्णय दे कि वह प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार, ठीक है, निर्णय की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन प्रदान करती है तो उसे हम क्या कहते हैं। इसमें ये बोला गया है कि सरकार द्वारा किसी नागरिक को निर्णय की जो प्रक्रिया होती है उसकी जाँच करने का अधिकार प्रदान करती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इसमें ये बोला गया। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसमें हो जाएगा ए, एक जवाबदेह सरकार, यानी एक जवाबदेह सरकार है जो अपने नागरिक को निर्णय की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार देती है और साधन प्रदान करती है, ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, सिंपल। ये बात 13वां, असहयोग आंदोलन को आकार देने वाली घटनाओं के आधार पर निम्नलिखित कथनों के अनुक्रम में व्यवस्थित किए जाए, यानी इसमें जो असहयोग आंदोलन है ना उसके आकार, उसके जो घटनाएं है उसको हमें एक क्रम में लिखना है, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है, इसको एक क्रम में बताने की पहले कौन सा था फिर कौन सा था, ठीक है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा इसमें पहले आएगा आपका ये, ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई जबरन भर्ती और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को ही आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ये फर्स्ट पाएगा,
ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर क्या आएगा, तो सेकंड नंबर पर आपका ये आएगा, जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के बाद मैदान में एकीकृत भारी भीड़ पर गोली चला दी। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था ना, ये गोली चला दी गई थी, मार दिया गया था लाखों की संख्या में। ठीक है, वही है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, गांधी ने रोल्ट एक्ट के विरुद्ध राष्ट्रवादी सत्याग्रह किया। फिर गांधी जी ने सत्याग्रह किया था इसके खिलाफ। ठीक है, उसके बाद ये होगा तीसरा। ठीक है, चौथे पे ये आ जाएगा, तुर्की के देख सकते हैं ऑटोमन सम्राट की हार के कारण खिलाफत आंदोलन का गठन हुआ था। ठीक है, तो इसी क्रम में बढ़ा जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और यहाँ पे चौथा। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं एक क्रम में लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा, कहाँ पे, ये रहा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद 14, यदि ट्रांसपोर्टर द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया जाए, इस तरह व्यवधान उत्पन्न किया जाता है और लॉरी ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में सब्जियां, दूध आदि परिवहन करने से इनकार कर देता है और शहरी क्षेत्रों में भोजन दुर्लभ हो जाएगा, जबकि किसान अपने उत्पाद बेचने में असमर्थ होंगे, तो ऊपर बताई गई स्थिति के कारण निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्रभावी होगा। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया जो ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, वह अपने जो सामानों का आगे बेचते हैं, दूसरे शहर ले जाते हैं ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में, तो यदि वह बंद कर दे, उससे इनकार कर दे कि ट्रक वाले कि हम नहीं लेकर जाएंगे सामान, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कौन सा क्षेत्र जिस पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, हमें ये बताना है। प्राथमिक और माध्यमिक और तृतीय प्राथमिक माध्यम, ठीक है, तृतीय और प्राथमिक, तो इसमें जो प्रभाव पड़ेगा वो तीनों को पड़ेगा, प्राथमिक को भी, माध्यमिक को भी और तृतीय माध्यमिक, तीनों को ही प्रभाव पड़ेगा यदि एक जगह पर सामान नहीं पहुंचेगा तो। ठीक है, इसी प्रकार से ही हो जाएगा, तीनों पर ही प्रभाव पड़ेगा। अगर जो दूध है, सब्जी है, फल है, वो यदि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में नहीं पहुंचेंगे तो कि वो खराब हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार से सिंपल है, तीनों क्षेत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा। 15वां, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर चुनिए, यानी आपको यहाँ पे कथन दिया हुआ है, इसका विचार करना है और सही उत्तर को आपको चुनना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं पहला, 19वीं शताब्दी के अंत में पश्चिमी मुद्रण तकनीकी और यांत्रिक प्रेस का आयात किया गया, क्योंकि पश्चिमी शक्ति ने चीन में अपनी चौकियाँ स्थापित की। ठीक है, यानी इसमें क्या बोला गया, जो 19वीं शताब्दी के अंत तक जो पश्चिमी मुद्रण तकनीकी थी ना, उसने प्रेस का आयात किया, यानी प्रेस का आयात किया और पश्चिमी शक्तियों ने चीनी में अपनी चौकियाँ थी वो स्थापित कर दी थी, यानी चीन में अपनी चौकियाँ स्थापित कर दी। ठीक है, और कथन दूसरा, इसमें क्या बोला गया दूसरे में, कि बीजिंग पश्चिमी शैली के स्कूलों को बढ़ावा देने वाली नई प्रिंटिंग प्रेस का केंद्र बन गया। ठीक है, ये बोला गया है। तो इसमें जो पहले का ये तो एकदम सही है कि जो 19वीं शताब्दी के अंत में पश्चिमी मुद्रण तकनीकी ने अपनी प्रेस का आयात किया और जो पश्चिमी शक्तियाँ थी उसने चीन में अपनी चौकियाँ स्थापित की, एकदम सही बोल रहा है। लेकिन जो दूसरा है ये गलत है। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ था, बढ़ावा नहीं दिया गया था। तो इस प्रकार से हो जाएगा करेक्ट आंसर ए, कि कथन फर्स्ट सही है और सेकंड गलत है। ठीक है, सिंपल सा था। उसके बाद 16वां, अभी बोला गया एम ने अपने मित्र को उस प्रकार की मिट्टी के बारे में संकेत दिया जो कपास उगाने के लिए उपयुक्त है। यानी जो एम है उसने अपने मित्र को उस प्रकार की मिट्टी के बारे में, यानी उसने एक मिट्टी के बारे में संकेत दिया कि जो कपास उगाने के लिए उपयुक्त है, यानी बहुत अच्छी है। ठीक है, आदर्श प्रकार की मिट्टी की पहचान करें और एम द्वारा प्रदान किए गए निम्नलिखित में से कौन सा सुराग सबसे उपयोगी है। यानी इसमें बोला गया है कि जो आदर्श प्रकार है मिट्टी की पहचान, हमें बताना है कौन सी ऐसी मिट्टी है। ठीक है, उसने कौन सी मिट्टी बताई थी वो बताना है। ठीक है, और कौन सा सुराग जिसका उपयोग करेंगे वो हमें बताना है। सिंपल है इसमें। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा तो वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला ही होगा। यह नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है, यानी जब नमी होगी ज़्यादा तभी वो कपास उगेगा। तो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी हम देख सकते हैं बोला गया है हाइड्रेटेड होने पर यह पीली हो जाता है। ठीक है, पीला हो जाता है। यह कंकुर और भांगर पिंडों से भरपूर है। यह अच्छी जल निकाय वाली दोमट मिट्टी है। तो ये तीनों ही गलत है, बस ये पहला ही सही है। ठीक है, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, सुराग फर्स्ट। ठीक है, सिंपल। और पास 17वां, रिक्त स्थान को भरें। यहाँ पे आपको रिक्त स्थान को भरना पे बताना है क्या भरा जाएगा, कौन सा लोकतंत्र होगा यहाँ पे बताना है। देख सकते हैं डैश का उद्भव सीधे तौर पर राजनीतिक दलों के उद्देश्य से जुड़ा होता है। यानी इसमें बताना है ऐसा कौन सा लोकतंत्र है जो सीधे तौर पर राजनीतिक दलों से जुड़ा होता है। तो इसमें होगा प्रतिनिधि लोकतंत्र। सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, प्रतिनिधि लोकतंत्र होता है वह सीधे रूप से राजनीतिक दलों के उद्देश्य से जुड़ा होता है। ठीक है, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। 18वां, विभिन्न देशों के बीच
एकीकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आपको ये बताना है, यानी जो विभिन्न देशों के बीच एकीकरण होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं वो बताना है, ठीक है। क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है भूमंडलीयकरण, यानी भूमंडलीयकरण में विभिन्न देशों के बीच एकीकरण की प्रक्रिया होती है। बी हो जाएगा करेक्ट आंसर ये, ठीक है। उसके बाद 19वां, सरकार जैसे सरकार गठन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी जो सरकार गठन की आवश्यकता होती है ना उसको ध्यान में रखते हुए इनमें से कथन बताना कौन सा कथन सही है। अब पहले कथन में क्या बोला गया है, स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए सरकार बनाना संभव है, सरकार का गठन विशेष रूप से राजनीतिक दलों के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है, सरकार का गठन केवल निर्वाचित राजनीतिक दलों तक ही सीमित है, सरकार केवल उन राजनीतिक दलों द्वारा बनाई जा सकती है जो निर्वाचित है और जिनके पास बहुमत है, ठीक है। और नीचे आपको कुछ इस प्रकार से विकल्प दिया है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यही फोर्थ, कि सरकार केवल उन राजनीतिक दलों द्वारा बनाई जा सकती है जो निर्वाचित है और जिसके पास बहुमत है, यानी जिसके पास बहुमत होगी वही अपनी सरकार बना पाएगी, ठीक है। सिंपल से करेक्ट आंसर हो जाएगा कथन फोर्थ। समझ आ गया, इस प्रकार से ये आपके पॉइंट है, समझो। उसके बाद 20वां में आपको वही अभी कथन दिया हुआ है, कांड दिया हुआ है, उसको एक दूसरे को बताना है वो सही रूप से परिभाषित है कि नहीं, सही रूप से एक दूसरे का वर्णन कर रही है कि नहीं। इसमें दावा क्या बोला गया, भारत एक बहुदलीय प्रणाली वाला देश है, ठीक है, एकदम सही है। और ये बहुदलीय प्रणाली वाला देश क्यों है भारत, क्योंकि अक्सर बहुत गड़बड़ दिखाई देती है और राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले जाती है, ठीक है। जो बहुदलीय प्रणाली होती है उसमें अक्सर गड़बड़ होती रहती है, गड़बड़ दिखाई देती है और यह राजनीतिक अस्थिरता की ओर ले जाती है। तो ये दोनों एक दूसरे से एकदम सही रूप से परिभाषित कर रहे हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा कि ए और दोनों सत्य है, जो आर है वो ए का सही रूप से स्पष्टीकरण सही रूप से व्याख्या कर रहा है। सिंपल, समझ आ गया। इस प्रकार से आपके 20 नंबर रखोगे, पढ़ोगे, समझोगे, आ जाएगा समझ, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। 20 में से 20 कंफर्म हो जाएंगे, एक भी नंबर नहीं कटेंगे, आप समझ के करोगे तो इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद खंड बी होगा, ये अति लघु वाला होगा, यानी इसमें आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा और 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे, ठीक है। यानी इसमें 4 क्वेश्चन करने होंगे खंड बी में, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपके होंगे, 2-2 मार्क्स के आपके रहेंगे, टोटल 8 नंबर का होगा। अब 21 में क्या बोला गया, इसमें बोला गया आपको मानचित्र दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं मानचित्र दिया हुआ है, ठीक है। आपको इसका अध्ययन करना है और बताना है कि बेल्जियम में कौन सी 2 भाषाएं मौजूद है, आपको ये बताना है, ठीक है। यानी बेल्जियम में कौन सी 2 भाषाएं मौजूद है, आपको इसका आंसर देना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेल्जियम में 2 प्रकार की भाषा है, डच है और फ्रेंच है। सिंपल है ना, यानी बेल्जियम में कौन सी 2 प्रकार की भाषा है, एक डच है और दूसरी आपकी फ्रेंच है, ठीक है, समझ आएगी। उसके बाद अगला देखते हैं इंपॉर्टेंट, उसके बाद देखते हैं 22वां में क्या बोला गया, ये सब बोला गया है कि देख सकते हैं स्पेनिश विजेता का सबसे शक्तिशाली हथियार कौन पायित सैन्य हथियार नहीं है, ठीक है, कोई पायित सैन्य हथियार नहीं है। 2 कारण देकर उपयुक्त कथन की पुष्टि कीजिए, यानी इसमें आपको पुष्टि करनी है कि जो स्पेनिश विजेता का सबसे शक्तिशाली हथियार कोई पारंपरिक सैन्य हथियार नहीं है, ठीक है, यानी इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपको ये नहीं आता तो आप नीचे वाला भी कर सकते हो, जिसमें क्या बोला गया, व्यापारिक और यात्रिक जैसे व्यापारियों और यात्रियों ने जिन देशों की यात्रा की वहाँ नई फसलें लाई, इस कथन को दृष्टि द्वारा सिद्ध किया, यानी आपको इसमें ये बताना है जो व्यापारी होते हैं, जो यात्री होते हैं, वो जिस भी देश में गए, जहाँ जाके उसने यात्रा की, वहाँ नई फसलें उगाई, ठीक है, इन नई फसलों को लेके आ रहे, ठीक है, ये इसमें बोला गया, ठीक है। इसकी विशुद्धि करनी है, ठीक है, इसको बताने सिद्ध करके ये सही है कि नहीं, इसको विशिष्ट रूप से, ठीक है। इस प्रकार से 2 मार्क्स का होगा, या ऊपर वाले खींचे नीचे वाला। ऐसे ही ये 23वां भी 2 मार्क्स का, इसमें क्या बोला गया, श्री पलानी तमिलनाडु से है, ठीक है, जो पलानी है वो तमिलनाडु से है और चाय या गेहूं की खेती करना चाहते हैं, ठीक है, यानी वह चाय की या गेहूं की खेती करना चाहती है और दोनों में से कौन सी फसल वहाँ अपने राज्य में उगा सकता है, किन्हीं 2 कारणों से अपने उत्तर की पुष्टि की जाए। यानी इसमें बताना है जो पलानी है वह तमिलनाडु से है और उसे चाय या गेहूं की खेती करनी है, तो इन दोनों में से ऐसी कौन सी वह फसल उगा सकता है अपने राज्य में, तो उसके कारण बताने से कौन से 2 कारण है कि इनमें से कौन सी फसल वह उगाए, सिंपल, ठीक है, इसको आपको बता देना है, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट है नहीं, तो सीधे हम इंपॉर्टेंट में चलते हैं। 24वां आपका 101% आ सकता है, इसे रट लो। इसमें क्या बोला गया है कि बोला गया ये बताने के लिए कोई 2 कारण बताइए कि भारत एक संघीय देश है, यानी इसमें क्या बताना है, इसमें ये बताना है आपको 2 कारण बताने हैं कि भारत एक संघीय देश क्यों है, आपको ये बताना है, ठीक है। अब चलते हैं इसके आंसर पर कि भारत संघीय देश क्यों है, क्योंकि शक्ति का विभाजन, भारतीय संघीय देश इसलिए है क्योंकि यहाँ पे शक्तियों का विभाजन है, ठीक है, शक्तियों का विभाजन है। पॉइंट ऐसे डाल दो कि लिख दो कि शक्तियों का विभाजन, उसके बाद शक्तियों का विभाजन क्यों है, थोड़ा इसको एक्सप्लेन करोगे। जैसे कि बता दें, भारत का संविधान स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकार की शक्तियों का देखता है
सीमांकन करता है, यानी इसमें जो शक्ति होती है वो राज्य और केंद्र के पास होती है। इस प्रकार से बोला गया है। दोनों के अधिकार, क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्र होते हैं, यानी जो दोनों के अधिकार होते हैं वो हर क्षेत्र में अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये बोला गया है। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बंद है, यानी जो राज्य देश का संविधान है ना, भारत का जो संविधान है उसकी जो 7वीं अनुसूची है उसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियाँ शामिल है, ठीक है, जो केंद्र और राज्य सरकार की शक्ति और जिम्मेदारी को परिभाषित करता है। इसमें क्या बोला है, शक्तियों का विभाजन की सरकार और केंद्र उनके पास अपनी अलग अलग शक्तियाँ, जहाँ पे भी जिसके भी क्षेत्र में वो आते हैं उनकी अपनी क्षेत्र की शक्तियाँ हैं। और जो भारत का जो संविधान है ये 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है, ये सूचियाँ है। और जो ये है केंद्र और राज्य सरकार उनकी शक्ति और जिम्मेदारियों का परिभाषित करता है, ठीक है, ये लाइन है। और दूसरा स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी जो भारत है उसमें स्वतंत्र न्यायपालिका है, सभी को समान रूप से अधिकार है, ठीक है, सभी को यहाँ पे देखते हैं। इसमें क्या बोला गया है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति के साथ एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च न्यायालय प्राधिकरण है। इस पर संविधान की व्याख्या करने और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने की शक्ति है, यानी इसमें क्या बोला गया है, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसमें क्या कहा गया है, इसमें यह कहा गया है कि भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है जो राज्य और केंद्र के जो बीच के मामले होते हैं, यानी जो उनके बीच के विवाद होते हैं उनको सुलझाने में मदद करता है, ठीक है, उनके पास शक्ति होती है स्वतंत्र न्यायपालिका के पास कि वह केंद्र और राज्य के जो विवाद है उसे सुलझा सके, ठीक है। उसके बाद है राज्यों का प्रतिनिधित्व, सबसे इम्पोर्टेंट राज्य का प्रतिनिधित्व। इसमें भारतीय संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा होता है, निचला सदन लोकसभा होता है। भारत के राज्य और केंद्र शक्ति प्रदान देते हैं, शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी जो ऊपरी सदन होता है राज्यसभा वह राज्य और केंद्र के शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करता है, ठीक है, ये है। और केंद्र शक्ति प्रदेशों और विधानसभाओं और निर्वाचन सदस्यों द्वारा किया जाता है, ये सब इसमें बोला गया, ठीक है। यही कारण है जो भारत को एक संघीय देश बनाने में योगदान करते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा लाइन। इस प्रकार से आपको केवल इसमें लिख देना है, ठीक है, इन्हीं पॉइंटों को एक्सप्लेन करते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा, समझा गया। 2-2 नंबर के होंगे, इस प्रकार से हो जाएंगे, 24 तक कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इसमें एक ही इंपॉर्टेंट होता है जो हमने बता दिया। उसके बाद देख सकते हैं सेक्शन सी होगा, वो 3 मार्क्स का होगा, इसमें आपको 5 करने हैं, ठीक है। देखता 25वां, इन दावों का समर्थन करने के लिए सबूत प्रदान करें कि पेंटिंग संस्कृति का बाद में महिलाओं के सामाजिक जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। इसमें क्या बताना है, इसमें ये बताना है कि जो पेंटिंग संस्कृति है ना उसने बाद में महिलाओं के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव डाला, ठीक है, ये हमें बताना है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं पेंटिंग संस्कृति में बाद में महिलाओं के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव डाला, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें क्या प्रभाव डाला। तो 19वीं शताब्दी के दौरान भारत में पेंटिंग संस्कृति के उदय ने महिलाओं के सामाजिक जीवन को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जो पेंटिंग संस्कृति है उसने बाद में महिलाओं के जो सामाजिक जीवन है उसको उदय करने में, उससे उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और पेंटिंग प्रेस ने महिलाओं को उन सूची ज्ञान विचारों तक पहुंचने की अनुमति दी जो पहले उनके लिए दुर्गम थी, यानी पेंटिंग प्रेस ने महिलाओं को वह अधिकार दिए जिनसे वह वंचित थे, ठीक है, ये बोला गया। महिलाएं पत्रिकाओं, समाचार पत्र, जो पुस्तकें होती है उसने महिलाओं को शिक्षित किया, महिलाओं के अधिकारों, सामाजिक सुधार जैसे विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर अपने विचार और राय व्यक्त करने की एक मंच प्रदान किया। इसमें क्या बोला गया है कि जो पेंटिंग प्रेस है उसने महिलाओं के लिए पुस्तकें, समाचार पत्र, इन सभी की मदद से महिलाओं को शिक्षित किया, ठीक है, उनको यह अधिकार दिया कि वे अपने अधिकारों के खिलाफ लड़ सके, आवाज़ उठा सके। ये इसमें उनके लिए एक मंच तैयार किया गया ताकि महिला अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो सके, ठीक है, यही सब। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं उदार पति और पिताओं ने अपनी महिलाओं को घर पर ही शिक्षित करना शुरू किया, उनके स्कूलों में भेजा। यानी इसमें क्या बोला गया, जब पेंटिंग प्रेस आई उसकी मदद से महिलाओं को घर में भी शिक्षित किया गया, यानी महिलाओं को घर में पढ़ाया गया और उन्हें स्कूल भेजा गया, ठीक है, यही है। जो पूर्व बंगाल में एक बहुत ही रूढ़िवादी घराने की एक युवा विवाहित लड़की देखते राज सुंदरी देवी ने अपनी रसोई की गोपनीयता में पढ़ाई सीखी, यानी जो वहाँ की लड़की है, यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ की एक रूढ़िवादी घराने की एक लड़की है जिसकी शादी हो गई थी, जिसका नाम है राज सुंदरी देवी। उसने रसोई में ही अपने आप को शिक्षित किया, यानी रसोई में वो पढ़ती थी, ठीक है, इस प्रकार से बोला गया है। और अपनी आत्मकथा थी वह अमर जीवन लिखे, यानी उसने अपने शिक्षित हुई, पहले खुद शिक्षित हुई, फिर अपनी जीवनी लिखी, अपने बारे में लिखा कि उसके साथ क्या हुआ था, ठीक है, ये सब है, ठीक है। लिखी थी 1876 में अमर जीवन, ठीक है, इस प्रकार से। और ये बंगाली भाषा में उसने प्रकाशित की थी, ठीक है, इस प्रकार से आपको ये लिख देना है।
ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर का, तो इसमें एक और बताया जाता है कि महाराष्ट्र की ताराबाई शिंदे और पंडित रमाबाई ने ऊंची जाति की हिंदू महिलाओं, विशेषकर विधवाओं के दयनीय जीवन के बारे में भावुक गुस्से के साथ लिखा। यानी जो ये 2 महिलाएं, ताराबाई शिंदे और पंडिता रामाबाई, इसने जो ऊंची जाति थी, जो महिलाएं थी, हिंदू महिलाएं, उनकी और जो विधवाएं थी, उनके जीवन को भावुक गुस्से के साथ लिखा है, इनके बारे में लिखा, उनके साथ क्या किया जाता है। ठीक है, यही सब है। ठीक है, बस 3-4 लिखने थे, हमने समझा दिए। ठीक है, ये बात 26 में क्या बोला गया, इसमें ये में बोला गया शहरी क्षेत्र में एक श्रमिक है जो एक छोटे फैक्ट्री में काम करता है, उसको मजदूरी ठीक से नहीं दी गई। ठीक है, उसने खराब कामकाजी परिस्थिति में अतिरिक्त घंटे काम करने के लिए मजबूर किया गया, नौकरी कोई सुरक्षा नहीं थी, हाल ही में उसे अपनी नौकरी खो दी और बिजली बेचते हुए पाया गया एक पुस्कार्ट में आइटम। ठीक है, और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा में सरकार की भूमिका विशेष करें। यहाँ पे इसमें क्या बोला गया है, एक श्रमिक है जो शहर में काम करता है, वो एक फैक्ट्री में काम करता है। ठीक है, और वह उसी मजदूर को ठीक से नहीं दिया गया। ठीक है, और उसको जो मजदूरी है वो ठीक से नहीं दी जाती, और जो उसकी नौकरी है वह सुरक्षित नहीं है क्योंकि वह कभी भी छीनी जा सकती है। ठीक है, यही सब इसमें बताया गया है। इसमें क्या बताया गया, जो ये श्रमिक है जिसके पास ढंग से वेतन नहीं दिया जाता, ज़्यादा समय तक काम किया जाता है, ठीक है, नौकरी सुरक्षित नहीं होती, तो उसके लिए सरकार की भूमिका क्या, मैं ये बताने की सरकार की भूमिका है इन श्रमिकों के प्रति। ठीक है, तो इसमें भूमिका क्या वो हम देखते हैं। पहला, छोटे फैक्ट्रियों को सरकार द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। इसमें क्या कहा गया कि सरकार, यहाँ पे क्या बोला गया, सरकार की भूमिका में क्या किया गया, तो भूमिका में सरकार के पास शक्तियाँ दी गई, यानी जो सरकार, तो इसमें सरकार द्वारा क्या किया गया है। ठीक है, इन श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा क्या संरक्षित किया गया, इसमें ये कहा गया है कि जो छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं उसे अपना पंजीकृत करवाना होगा, उसे पंजीकृत करवाना होगा कि हमारी ये फैक्ट्रियाँ पे ये मजदूर काम करते हैं। ठीक है, इसमें नियमों और विनियमों का पालन करना होगा। विभिन्न कानून जैसे फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम वेतन अधिनियम और जो ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम, जो ग्रेजुएटी के बाद दिया जाता है ना वो, और दुकानों और प्रतिष्ठित अधिनियम आदि में दिया गया है। इसमें कहा गया सरकार द्वारा ये कहा गया है कि जो छोटी फैक्ट्री है उसे अपना पंजीकृत करवाना होगा और कुछ अधिनियम है उनका पालन करना होगा, जैसे कि न्यूनतम वेतन अधिनियम की समान रूप से वेतन देना चाहिए। ठीक है, और जो ग्रेजुएट यानी जो ग्रेजुएट होते हैं उनको ग्रेजुएटी देनी चाहिए। ठीक है, यही सारे अधिनियम है जिनका सरकार ने लागू किया, जो श्रमिकों के लिए उत्तरदायी है। ठीक है, यही, और सरकार बेरोजगारी शिक्षित युवाओं को अपने व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए ऋण प्रदान करते हैं। यानी सरकार द्वारा क्या किया गया है कि जो बेरोजगार लोग हैं, यानी जो बेरोजगार युवा है, उसको अपना व्यवसाय, अगर वह किसी चीज़ में निपुण है तो वह अपना व्यवसाय खोल सकता है, उसके लिए ऋण प्राप्त किया जाता है, सरकार द्वारा ऋण दिया जाता है ताकि वह अपना व्यवसाय खोल सके। ठीक है, यही है, और श्रमिकों को चिकित्सक लाभ मिलना चाहिए, यानी जो चिकित्सक लाभ है ना, यानी सुविधा जैसे दवाई ववाई, उसका लाभ मिलना चाहिए, यही सब इसमें बोला गया है। कानून के तहत फैक्ट्री प्रबंधन को पीने के पानी को संरक्षित कामकाज सुविधाएं सुनिश्चित करनी चाहिए। जो फैक्ट्री है उसमें लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, पीने के लिए सुरक्षित पानी यानी जो साफ़ सुथरा पानी है वो रखना चाहिए, ये सब इसमें बोला गया है। ठीक है, यही है। और बी में क्या बोला गया, एक पवन है, वह ग्राम प्रधान है। ठीक है, ग्राम प्रधान है, मनरेगा अधिनियम के तहत अपने गाँव के लोगों की आय बढ़ाने के लिए अधिक के रोजगार के अवसर पैदा करता है, कोई 3 गतिविधियों से। यानी इसमें क्या बोला गया, एक पवन है जो ग्राम प्रधान है, उसको अपने लोगों के लिए आय बढ़ानी यानी वेतन को बढ़ाना है, तो वह अधिक रोजगार अब पैदा करना चाहता है, यानी अधिक रोजगार लाना चाहता है, तो उसके लिए हमें 3 उपाय बताने हैं। ठीक है, ऐसे कौन से 3 उपाय हैं जिसके जरिए जो पवन है वह अपने गाँव में अधिक आय बढ़ा सके। ठीक है, तो पहला क्या होगा, तालाब की सफाई। यहाँ पे क्या बोला है, तालाब, इसमें क्या होगा, पहले शुरू से पढ़ते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इस अधिनियम के तहत ग्राम प्रधान श्री पवन अपने गांव में रहने वाले लोगों की आय बढ़ाने के लिए कई पहल कर सकते हैं। मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार प्रदान करना और रोजगार के अवसर पैदा करने और आय बढ़ाने के लिए निम्नलिखित गतिविधि शुरू की जाती है। यानी ये है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये पूरा अधिनियम है एक। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो रोजगार पैदा किए जाते हैं, आय बढ़ाई जाती है, उसमें क्या क्या है, इसमें वह क्या कर सकता है। पहला, झील तालाब की सफाई। अब झीलों तालाब जैसी जलीय निकाय की सफाई और रखरखाव से पानी की गुणवत्ता में सुधार करने और सिंचाई उद्देश्य के लिए उपयुक्त बनने में मदद मिलती है। ठीक है, यानी इसमें जो तालाब होती है, झील होती है, उनको साफ सुथरा किया जाता है, उसमें रंग का उनको हटाया जाता है। ठीक है, यही है, उससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, यानी हम झीलों और तालाबों की सफाई करके रोजगार में वृद्धि कर सकते हैं। वो कैसे
क्योंकि जब तालाब है, झील है, वो गंदी नहीं होगी, उसमें साफ़ सुथरा जल आएगा, तो उसमें कृषि को मदद मिलेगी, कृषि बहुत अच्छी होगी, उसी से रोज़गार बढ़ जाएगा। और गांव की सड़क का निर्माण, ठीक है, इसमें क्या है कि जो गांव की सड़कों के निर्माण से गांव के भीतर कनेक्ट पहुँच में सुधार हो सकते हैं, जिससे लोगों के लिए काम पर जाना या माल परिवहन करना आसान हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या बोला है, गांव की सड़क का निर्माण, यानी गांव में सड़क का निर्माण करना चाहिए ताकि जो व्यक्ति है वह अपना सामान है वो बेच सके, जिससे रोजगार यानी आय में, वेतन में वृद्धि हो। ठीक है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जैसे सहकारी दुग्ध लघु उद्योग, यानी सरकार दुग्ध समिति का गठन स्थानीय डेयरी किसानों को सामूहिक रूप से अपना दूध अन्य डेयरी उत्पाद बेचने के लिए एक मंच प्रदान करना, यानी सरकार द्वारा एक ऐसी दुकान या ऐसे उद्योग खोले जाते हैं जिससे कि जो कृषि के लिए जो खेत होते हैं उसे अपनी फसल है और जो गाय पालते हैं वो अपना दूध है वो एक स्थान पर बेच सके, जिससे उनकी आय में, वेतन में वृद्धि हो। यही सब इसमें बोला गया है। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद 27वां, कृषि औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देती है, कथन का औचित्य सिद्ध किया, यानी इसमें बोला गया है जो कृषि होती है ना वो औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देती है, इसका हमें व्याख्या करनी है, इसका हमें सिद्ध करना है कि सही है कि नहीं। ठीक है, तो इसको सिद्ध कैसे करेंगे, यहाँ पे दे सकते हैं। पहला, कच्चे माल की आपूर्ति। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या बोला था, कृषि में जो औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा कैसे देगी, तो बढ़ावा ऐसे देगी कच्चे माल की आपूर्ति। जब कच्चे माल की आपूर्ति होगी तो कृषि में सबसे बात है, कृषि जो क्षेत्र है वो औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देगा, जैसे कि कृषि विभिन्न उद्योगों जैसे खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, कागज जैसे कच्चे माल का महत्वपूर्ण स्रोत है। उदाहरण के लिए कपास उद्योग कृषि क्षेत्र में कपास के उत्पाद की बहुत अधिक निर्भर करता है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि जो क्या बोला है, खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा, कागज के लिए कच्चे माल का महत्वपूर्ण स्रोत है, यानी जो उद्योग है वो कच्चे माल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, वहाँ पे उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण इसमें दिया गया जैसे कपास, जो कपास उद्योग है वो कृषि से कपास के उद्यान पर बहुत अधिक है, यानी जो कपास उद्योग है वो कृषि पर ही निर्भर है, ताकि जब कृषि होगी कपास की उगेंगे तभी तो कपास उद्योग को वह मिलेंगे। तो यही इसमें बोला गया है। ठीक है, यही सब बोला गया। जैसे कि इसमें देख सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण का उद्योग होता है वह फलों पर, सब्जियों पर, यही सारी चीज़ों के लिए कृषि पर निर्भर रहता है, यानी कृषि पर निर्भर रहता है। यानी जब फल मिलेंगे, सब्जी उत्पन्न होगी, ठीक है, सब्जी को उगाया जाएगा, अनाज को उगाया जाएगा, तभी तो सभी के पास मिल पाएंगे। ठीक है, इसलिए खाद्य प्रसंस्करण के लिए उपयोगी है। ठीक है, इसमें ये बोला गया है। और बाजार विस्तार, कृषि औद्योगिक उत्पादों के लिए एक विशाल बाजार प्रदान किया जाता है, यानी जो कृषि होती है, यानी जो कृषक होते हैं उनके लिए औद्योगिक उत्पादों के लिए एक विशाल बाजार प्रदान किया जाता है, यानी बाजार का निर्माण किया जाता है जब वे अपनी सारी चीज़ें वो बेच सके, स्टोर लगा सके, यही सारी चीज़ है। ठीक है, और रोजगार सृजन, कृषि एक श्रम प्रधान क्षेत्र है जहाँ पे जो बाद में महत्वपूर्ण आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है, यानी जो कृषि क्षेत्र है वो एक महत्वपूर्ण ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो रोजगार के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, और ये भारत की एक बड़ी आबादी के लिए अवसर प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, एक स्वस्थ कृषि क्षेत्र किसानों और कृषि श्रमिकों के आय स्तर को बढ़ा सकता है, जो बदले में औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं की मांग पैदा कर सकता है। इसमें क्या बोला गया, जो रोजगार होता है वो अधिक अवसर प्रदान कर सकता है, बाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये सब इसमें बोला गया। ठीक है, उसके बाद 28वां, भारतीय संविधान विधायी शक्ति को वितरित करने के लिए 3 सूचियाँ प्रदान करता है। भारत का जो संविधान होता है ना वो विधायिका शक्ति को वितरित करने के लिए 3 सूची प्रदान करता है। संघ सूची में शामिल कोई 2 विषय बताइए, यानी हमें इसमें 2 विषय बताने हैं जो शिक्षा विषय की सूची में शामिल हो और क्यों। इसमें हमें ऐसे 2 विषय बताने हैं संघ सूची में से कौन से 2 विषय है जो शिक्षा विषय की सूची में शामिल है और क्यों है। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसमें बोला गया जो भारतीय संविधान में विधायी शक्ति होती है इसके 3 गुण वितरण है। ठीक है, जो भारतीय संविधान में जो विधायी शक्ति होती है उसके 3 गुण वितरित है, यानी वितरण है। ठीक है, जिसमें 3 सूचियाँ शामिल है। पहली सूची है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। यानी जो विधायी शक्ति है उसके पास 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक है, जो संघ सूची में जो शामिल होता है उस विषय में केंद्र से देखते हैं केंद्र सरकार के विशिष्ट अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत है, यानी जो संघ सूची होती है उसमें सरकार की जो शक्तियाँ होती है, जो अधिकार होती है वह इसके शामिल होता है। ठीक है, ये बोला गया है। संघ सूची में शामिल कुछ विषय, यानी जो संघ सूची है उसमें क्या क्या विषय शामिल है, तो ये आपके विषय। पहला है देश की रक्षा, कि देश की रक्षा होनी चाहिए। बैंकिंग, मुद्रा, सिक्का, यानी बैंक होता है सिक्के चलाता है। रेलवे, हवाई परिवहन, डाक, तार, जनगणना, ठीक है, और कॉपीराइट, यही सारे सब होते हैं जो संघ सूची में शामिल होते हैं। और दूसरा शिक्षा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी हमें ये बताना था ना कि शिक्षा कौन सी समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, तो शिक्षा है वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है जिसका अर्थ होता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास इस विषय पर कानूनी
कानून बनाने की शक्ति हो, यानी यह जो शिक्षा होती है ये संवैधानिक सूची के अंतर्गत आती है और इसमें जो केंद्र सरकार होती है और जो राज्य सरकार होती है उसके पास ये अधिकार होता है कि वह कानून बना सके इसके खिलाफ। ठीक है, यानी कानून बनाने की शक्ति होती है इसमें शिक्षा के साथ। ठीक है, इस प्रकार से बोला गया। ठीक है, इसमें आपको ये लिख देना है। इसमें सिंपल से इसमें ये बताना है संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल है, ये विषय शामिल है। और शिक्षा कौन सी संवृत्ति में आती है, तो शिक्षा आपकी आती है कौन सी सूची में आती है, संवृत्ति सूची में आती है। इसमें जो केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार होती है उन दोनों के पास इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति होती है। ठीक है, यानी इस विषय पर वह कानून बना सकती है। उसके बाद 29वें में आपको तालिका दी हुई है ए और बी, इसकी तुलना करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी आपको यहाँ पे दो तालिका दी हुई है। पहली तालिका कौन सी है, तालिका ए। इसमें बोला गया है कल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों की हिस्सेदारी, यानी जो घरेलू उत्पाद होते हैं उसमें हिस्सेदारी क्या क्या है। ठीक है, यहाँ पे वर्ष दिया हुआ है, तृतीय माध्यमिक प्राथमिक आपके क्षेत्र दिया हुआ है। ठीक है, और दूसरा रोजगार के क्षेत्र में हिस्सेदारी, यानी पहला क्या था, पहला था आपका घरेलू उत्पाद के क्षेत्र में। ठीक है, और दूसरा आपका रोजगार, यानी कि जो ये बी है ये रोजगार के बारे में बताया गया कि रोजगार में क्षेत्र क्या है, रोजगार के क्षेत्र में हिस्सेदारी कितनी कितनी है, किन तीनों क्षेत्रों की, और घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रों की हिस्सेदारी कितनी है। अब नीचे क्या बोला गया, नीचे आपको इस प्रकार से दिया गया। इसमें क्या बोला गया है, बोला गया भारत के बारे में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि जहाँ सकल घरेलू उत्पाद में 3 क्षेत्रों की हिस्सेदारी को देख सकते हैं बदलाव आया है और वहीं रोजगार में कोई बदलाव नहीं आया। ठीक है, रोजगार के मामले में प्राथमिक क्षेत्र के समान बदलाव क्यों नहीं हुआ, उत्तर को प्रमाणित कीजिए। जिसमें ये बोला गया है जो आपके घरेलू उत्पाद का जो क्षेत्र है ना उसमें बदलाव आया, लेकिन जो रोजगार के क्षेत्र है उसमें बदलाव क्यों नहीं आया, हमें ये बताना है। ठीक है, तब इसका आंसर देखते हैं। पहला, माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र में अप्राप्य रोजगार सृजन। पहला पॉइंट यही है कि माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र में अप्राप्य रोजगार का सृजन। इसमें क्या है, प्राथमिक क्षेत्र से रोजगार में सीमित बदलाव का प्राथमिक कारण माध्यमिक और तृतीय क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में नौकरी पैदा करने में विफलता है। इसमें ये बोला गया है जो आपका माध्यमिक क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र और जो तृतीय क्षेत्र है सेवा का, उसमें नौकरियां है वो अधिक रूप यानी जो अधिक है वो पैदा नहीं की गई, यानी नौकरियां वो और ज़्यादा नहीं बढ़ाई गई, जिसके कारण यह असफल हुआ। ठीक है, ये है। ठीक है, और दूसरा क्या है, कृषि में अल्प रोजगार, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है उसमें विशेष रूप से कृषि अल्प रोजगार से ग्रस्त है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, जहाँ आवश्यक से अधिक लोग खेती में लगे हुए हैं, भले ही कुछ व्यक्तियों को कृषि से बाहर कर दिया जाए लेकिन इसमें उत्पाद पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इसमें क्या बोला गया, इसमें बहुत से लोग हैं जो कृषि करते हैं, लेकिन यदि हम कृषि से बाहर निकालते हैं तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कृषि क्षेत्र में। ठीक है, ये इसमें बोला गया है। क्यों, कि जो उत्पादकता का स्तर है वो कम हो जाता है। ठीक है, इसमें ही बोला गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कृषि क्षेत्र में है, कृषि क्षेत्रों में जो श्रमिक होते हैं उनका अधिक उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि एक बार कृषि की जाती है उसके बाद वर्षा होती रहती है और उगती रहती है इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से। और तीसरा, रोजगार में क्षेत्रों की हिस्सेदारी। इसमें क्या बोला गया, जो रोजगार के क्षेत्र होते हैं उसमें हिस्सेदारी, हालांकि इस अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पाद या वस्तु का उत्पाद 9 गुना से अधिक बढ़ गया। इसमें क्या बोला गया, जो औद्योगिक उत्पाद, ठीक है, जो वस्तुओं का उत्पाद है ना वो 9 गुना अधिक बढ़ गया है और उद्योग में रोजगार लगभग 3 गुना बढ़ गया है। यही बात है तृतीय क्षेत्र पर भी लागू होती है, जब सेवाई क्षेत्र में उत्पादन 14 गुना बढ़ गया, सेवा क्षेत्र में रोजगार लगभग 5 गुना बढ़ गया। परिणाम स्वरूप देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से कृषि में जो सकल घरेलू उत्पाद का केवल 6वां हिस्सा पैदा करता है, इसके विपरीत द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में शेष उपज का उत्पाद करता है, जबकि वे लोग आधे से भी कम लोगों की रोजगार देता है। यानी इसमें क्या बोला गया है कि जो ये सारे रोजगार बढ़ाए गए हैं औद्योगिक उत्पाद और वस्तुओं के उत्पाद में 9 गुना बढ़ा दिया गया। यानी जो ये उत्पाद है औद्योगिक उत्पाद और वस्तुओं का उत्पाद यह 9 गुना अधिक बढ़ी है, लेकिन इसमें लोग इसलिए काम नहीं कर रहे क्योंकि सारे के सारे कृषि पर ही निर्भर है, कृषि कर रहे हैं। ठीक है, यही इसमें पूरे में बोला गया है। ठीक है, इस प्रकार से पूरा याद कर लो, इस प्रकार से लिखाना कुछ है तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते तृतीय क्षेत्र, इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है नीचे ये डिस्ट्रिक्ट वादों के लिए, यानी जो ये अंधे होते हैं ना, ये नीचे दिखता नहीं है कुछ है उनके लिए होता है। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया तृतीय क्षेत्र की गतिविधि प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। अपने उत्तर को प्रमाणित कीजिए। इसमें बोला गया है जो तृतीय क्षेत्र की गतिविधि होती है वह प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र के विकास में कैसे मदद करती है, हमें ये बताना है। ठीक है, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें बोला है किसी भी देश में अस्पताल, शैक्षिक संस्थान, डाक सेवाएं, पुलिस स्टेशन, अदालत, ग्राम पंचायत, प्रशासनिक कार्यालय, परिवहन, बैंक,
कंपनियाँ, जैसे कि सेवाओं की आवश्यकता होती है, इन्हें बुनियादी सेवा माना जाता है। यानी जो बुनियादी सेवा है जिसमें आपके शामिल आते हैं पुलिस स्टेशन होते हैं, बीमा कंपनी होती है, रक्षा होते हैं, परिवहन होते हैं, बैंक होते हैं, ये सारे आपके बुनियादी सेवाओं में ही आते हैं। ठीक है, ये तृतीय क्षेत्र में शामिल होते हैं। ठीक है, यह विकासशील देश में सरकार को इन सेवाओं के प्रावधान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यानी जो ये सारे क्षेत्र है, यानी जो विकासशील देश है, उन्हें इन सारी सेवाओं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। और कृषि उद्योगों के विषय से परिवहन, व्यापार और भंडारण जैसी सेवाओं का विकास होता है। यानी जो यह कृषि क्षेत्र में जो उद्योग क्षेत्र है, इसमें परिवहन, व्यापार और भंडारण का सेवाओं का विकास होता है। यानी जो ये सेवाएं होती हैं इनका विकास होता है। जो प्राथमिक द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ठीक है, यही बोला गया, और ऐसी सेवाओं की मांग होगी, यही सारे इसमें आपको बोला गया है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो अगले में क्या है, यहाँ पे अगला आपका खंड डी। ठीक है, खंड डी है, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में करवाया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी 50 मिनट की वीडियो हो चुकी है, अब आगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए खंड डी है। ठीक है, DEF। ठीक है, ये तीनों आपको इसके पार्ट 2 में आपको समझा दिए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही चैनल। ठीक है, हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके चले जाओ, क्योंकि जैसे आपका सेकंड पार्ट अपलोड किया जाएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास शेयर कर देना। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।